हेलो टू ऑल डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल एग्जाम 2024। एज यू नो द डियर कैंडिडेट्स की आरपीएससी के तरफ से 4 मंथ पहले यानी 10 जुलाई में आप लोग को आरपीएससी का 2 वैकेंसी देखने को मिला था। एक तो था आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, टेक्निकल में बात कर रहा हूं, और दूसरा था आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल। हम लोग ऑलरेडी आप देख सकते हो आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, स्टार्टिंग से ही करवा रहे हैं, राइट। सो इसको हम लोग तो करवा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग को उसी टाइम पे आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का भी वैकेंसी देखने को मिला था, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसका सिलेबस का हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे, डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे, राइट। इसके अलावा आप कैसे इस एग्जाम में अप्रोच करोगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको आप निकाल सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कहां से आपको टोटल कंटेंट मिलेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे कैंडिडेट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का हम लोग पूरा यहाँ पे जो बेस्ट फैकल्टी है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। कम से कम 10 टीम है, 10 अलग अलग ब्रांच वाइज अगर मैं बात करता हूं, है ना, सारे फैकल्टी है जो पढ़ा रहा है आप लोग को। कंप्लीट बैच आपको दिया जा रहा है, चाणक्य बैच, राइट। सो उसी तरह से कैसे आप आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल के एग्जाम को भी क्रैक करोगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी टाइम से आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बात करता हूं ये वैकेंसी कब आया था, तो यह आया था 10 जुलाई के आसपास। मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। ये वैकेंसी आया था 10 जुलाई 2024 को और लास्ट डेट था 8 अगस्त 2024 तक, राइट। सो काफी सारे कैंडिडेट्स का आ ही रहा है और बोल रहे, जैसे मेरे तरफ से आ रहा है, कई सारे के मैकेनिकल के आ रहे हैं कि सर आप जो है इसका भी प्रिपरेशन हम लोग को पूरा करवाइए, एक डेडिकेटेड बैच चाहिए। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है, डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कंटेंट वगैरह कहां से मिलेगा। आपको अगर डेडिकेटेड बैच चाहिए सो आप जरूर बताइएगा, और आप लोग के लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया गया है। जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स है, जिनको प्रिपरेशन इसका करे हो, जब आप फॉर्म फिलअप किए हो, है ना, सो एग्जाम कब होगा सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर पूरा कंप्लीट बैच चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा आपको अगर इसके लिए डेडिकेटेड बैच चाहिए तो। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आईटीआई जो वॉइस प्रिंसिपल के साथ साथ आप लोग का आईटीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर का आया था, ये तो आपको देख ही सकते हो। पूरा का पूरा टीम लग के हम लोग इसका प्रिपरेशन आप लोग को करवा रहे हैं, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो और एक है आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, अनपढ़ आपका जो ऐप है उनके द्वारा कराया जा रहा है। ये भी हमारी टीम है, भरत सर, हम लोग साथ मिलकर काम किए हैं। और यही नहीं, हम लोग जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इस तरह का एग्जाम लगभग हम लोग लगातार 2 साल से आप लोग को करवाते आ जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, ये आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर 2024 का, ये सारे आप देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेस्ट फैकल्टी है, पूरा इंडिया का सबसे बेस्ट फैकल्टी है। ये हम हो गए, मैकेनिकल वाले बात करता हूं या सिविल वाले बात करता हूं, या फिर यहां पे देख सकते हो मैकेनिकल के अगर बात करें जाए आरपीएससी का, ये अलग प्लेटफॉर्म है। दोनों प्लेटफॉर्म हम ही लोग टीम मिलके जो पूरा का पूरा आरपीएससी का प्रिपरेशन आप लोग को करवा रहे हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, राइट। और यही टीम मिलके जो है हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जो कि मैकेनिकल का मैं फैकल्टी हूं, तो मैं अभी फिलहाल मैकेनिकल का लाया हूं और आप लोग का डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है। अगर आप मैकेनिकल से हो और आप इसका प्रिपरेशन कराना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करिएगा। नॉट ओनली दिस, अगर मैं बात करता हूं इससे पहले तो देख सकते हो एचपीएससी यानी हरियाणा में भी आया था आईटीआई प्रिंसिपल का, उसका भी हम लोग कंप्लीट टीम मिलकर प्रिपरेशन करवाए थे, है ना। हरियाणा का पूरा देख सकते हो, हर एक फैकल्टी जो है वो अलग अलग एक्सपर्टीज थे और सबका सब प्रिपरेशन करवा रहे थे। हरियाणा का मैं बात करता हूं, ये देख सकते हो पूरा का पूरा टीम लग गया था। उससे पहले आया था आपका एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश में आया था वॉइस प्रिंसिपल का भी, देख सकते हो प्रिंसिपल ग्रेड 1st एंड 2nd, असिस्टेंट डायरेक्टर का भी था, डिप्टी डायरेक्टर का भी था। इसका भी हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाए थे, है ना, ये 2023 में आया था। इसके अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा बिहार में बात करता हूं, बिहार में भी आया था आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का, देख सकते हो बीपीएससी ए और आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल का हम लोग करवाए थे, पूरा प्रिपरेशन करवाए थे। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग की ये जो टीम है ना, ये खासकर प्रिंसिपल से रिलेटेड ग्रुप इंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अलावा एमपी में और एक वैकेंसी आया था आईटीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर का आया था, और उसी समय ट्रेनिंग ऑफिसर का भी आया था आईटीआई लेवल का। यानी आईटीआई लेवल का जितने भी पोस्ट होता है इसके लिए हम लोग का टीम बेस्ट माना जाता है इंडिया में आज के टाइम पे, चाहे प्रिंसिपल का रहे, ग्रुप इंस्ट्रक्टर का रहे, ट्रेनिंग ऑफिसर का रहे, या फिर कोई भी इस तरह का एग्जाम रहे, प्रिंसिपल ग्रेड का रहे, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर का रहे, ये हम लोग करवाते हैं। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको डील कर रहे हैं, और चूंकि हम ही लोग करवा रहे हैं, आप देखोगे यूट्यूब में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो करवा रहा है आईटीआई ग्रुप इंस्ट्रक्टर, केवल हम ही 2 टीम है ना। एक आपका हो गया अनपढ़ वाली टीम और सिविल पॉइंट वाली टीम जो करवा रही है। सो दैट्स वाई यहां पे मैं अगर मैं आपका इसका प्रिपरेशन करवाऊंगा
अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग के लिए जरूर किया जाएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे का यहाँ पे डिमांड आ रहा था, इसके लिए मुझे इसको बनाना पड़ा। तो चलिए सिलेबस का डिस्कशन करने से पहले कुछ और बेसिक चीजें मैं आपको बस रिकॉल करवा देता हूं। आप सबको तो पता ही है, लेकिन स्टार्टिंग से बता देते हैं। ये आपका आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रहा है ना। और अगर मैं बात करता हूं वैकेंसी कितना है, तो 36 नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, 36 नंबर ऑफ वैकेंसी, और बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप बॉस बनोगे, समझ रहे हैं ना, या आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हो। देखो कहीं भी जॉब करना एक अलग बात होता है जेईई लेवल का, लेकिन आप किसी भी फील्ड में अगर आप उसका बॉस हो, मतलब आप ही करता धरता हो, तो उसका बात ही अलग हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें कि भाई इसमें मेरा सैलरी कितना है, तो सैलरी आपको पता होना चाहिए 5400 ग्रेड पे का, यानी लगभग स्टार्टिंग जो आपका रहेगा ना वो 90,000 के आसपास से जाएगा। और डीआरए एचआरए वगैरह को, डीए एचआरए वगैरह को ऐड कर लोगे तो लाख भी चल जाएगा। और स्टार्टिंग का मैं बात कर रहा हूं, आगे तो आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन सबको पता होगा, सेकंड आपका क्लास डिग्री मांगा है मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, आईटी में, कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, राइट। यानी कि आपको बीटेक या फिर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, ये आपको मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आपने बीटेक वगैरह करा है तो यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साथ ही साथ आपको नॉलेज वगैरह होना चाहिए हिंदी का, देवनागरी का, और साथ ही साथ राजस्थान का कल्चर वगैरह का होना चाहिए, राइट। क्लियर माई पॉइंट नोट, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। इसके अलावा एज वगैरह यू नो दैट एवरीथिंग वेरी वेल, आपको सब कुछ पता होगा। देन और कुछ चीजें, एज रिलैक्सेशन आपको इसमें बिल्कुल देखने को मिलता है। चयन प्रक्रिया का बात करते हो तो चयन प्रक्रिया सबको पता, 2 आपका होने वाला, एक तो होगा लिखित पेपर, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और उसके बाद जब उसका क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका रहेगा साक्षात्कार, यानी कि आपका जो है इंटरव्यू भी लिया जाएगा। दोनों को ऐड करके जो है फाइनल नॉर्मलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट को रेडी किया जाएगा, राइट। मेरे बात समझ में आया कि नहीं? आपको पता फॉर्म तो फिलअप कर ही दिए होंगे। अच्छा, अगर मैं स्कीम का बात कर लेता हूं, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जामिनेशन 150 नंबर का आपका होने वाला है, सभी को पता होगा। 150 नंबर में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। टाइम जो मिलेगा वो 2.5 घंटा का मिलेगा। इसमें जो है अगर आप सिविल से हो तो सिविल से 150 क्वेश्चन, मैकेनिकल तो मैकेनिकल से 150 क्वेश्चन, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नॉन टेक्निकल का झमेला ही नहीं है। और ये जनरल इंजीनियरिंग नहीं है, बाय द वे मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। जैसे अगर आप मैकेनिकल से हो, जैसे अगर मैं मैकेनिकल का तैयारी करवाऊंगा तो केवल मैकेनिकल से ही 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो सारे अलग अलग जो भी आपका सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल का 150। कोई सिविल से है तो केवल सिविल आपको पढ़ना, इसी से ही क्वेश्चन टोटल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जब इसके बाद सेकंड पेपर होगा, यानी पेपर बोलो या फिर अलग स्टेज, तो वो आपका इंटरव्यू कराने वाला दोनों में ऐड होगा। अच्छा, इसके अलावा इंटरव्यू कितना नंबर का रहेगा, तो ये रहेगा आपका 15 नंबर का, यानी कि जितना भी आप मान लो 150 नंबर का है तो 150 का यहां पे 85 जोड़ा जाएगा, है ना। 150 का 85 यहां पे जोड़ा जाएगा, 85%, क्योंकि 15% जोड़ा जाएगा इंटरव्यू से, और दोनों को कंबाइन करके जो है ना फाइनल आप लोग का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये तो पता चल गया 2.5 का रहता है। नेगेटिव रहने वाला है, बिल्कुल नेगेटिव भी मार्किंग देखने को मिलेगा। इसमें 1/3 का आपको नेगेटिव यहां पे रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को मेंशन करना है कि इसमें आप लोग को 5 ऑप्शन, और आप जब सीट देखोगे ना ओआरएम सीट, तो वहां पे आप लोग को 5 बॉक्स नजर आएगा। एक बॉक्स रहेगा 2, 3, 4 एंड 5। अब ये 5वां वाला क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपको जो है ना, आपको कोई भी एक आ रहा है कि भाई मान लो ये ए नंबर का है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है, और ये एक ई नंबर का रहेगा। आपको ए बी सी डी में कोई आ गया, आपने टिक कर दिया। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, कि मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, तो आपको ई वाले को भर देना है। ई वाले को भरोगे, इसका मतलब यह हुआ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं अटेम्प्ट किए। इसीलिए अगर आप अटेम्प्ट करते ही नहीं हो, कोई भी ऑप्शन में कोई भी फिल नहीं करते हो, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि आप गलत अटेम्प्ट किए, उसको रॉन्ग मान लिया जाएगा, नेगेटिव कर दिया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज था जो आपको यहां पे ध्यान रखना, इसीलिए वहां कहा गया है। देखो यहां पे कहा, इफ यू नॉट अटेमिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्क करना, सर्कल करना 5 वाले को, ठीक है। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्क, अगर आप नहीं करते हो ना तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग कट कर लिया जाएगा। और अगर आप ऐसा 10 करते हो तो आपको एक तरह से समझ सकते हो कि आपको हटा दिया जाएगा पेपर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे 10% क्वेश्चन, यानी 10% यानी 15 का 10% कितना निकलता है, 15। यानी 15 क्वेश्चन में अगर आप ऐसा गलती करते हो तो आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर 5 बॉक्स दिया रहेगा, 1 2 3 4 5, और ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी और ई। अगर मान लो आपको आया कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आपने सी बॉक्स को डार्क कर दिया। अगर बी है तो बी को डार्क कर दिया। लेकिन अगर आपको आ ही नहीं रहा कि पता नहीं सर इसका मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना क्वेश्चन,
क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तब भी आपको ई को ऐसे करके डार्क कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये वाली बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, यहां पे देखो आरपीएससी का जब जाओगे आप ऑफिशियल वेबसाइट में तो आपको वहां पे क्या नजर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो जैसे कि नेम ऑफ द एग्जाम यहां पे है, वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट आईटीआई 2024। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट कौन लेगा, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट आपका लेने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको नजर आ रहा होगा। रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ दिया गया, अपडेट किया गया था, ये देख सकते हो 1/7/2024, और अभी जो मैं आपको दिखाया ये वही है, आप ऊपर में देखते हो ना 1/7/2024 है, ये लेटेस्ट अपडेट करके दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और बात करता हूं एप्लीकेशन सबमिशन डेट, तो जैसे मैंने कहा 8 अगस्त जो है लास्ट डेट था। एप्लीकेशन एडिटिंग का 18 अगस्त तक दिया गया था। इसके बाद अगर आ जाते हैं तो प्रेस नोट जारी करा गया था 21 को। ये क्या है, ये सिलेबस इस दिन दिया गया था। अब मैं दिखा देता हूं ये प्रेस नोट में क्या था, यही प्रेस नोट देख सकते हो 28/8/2024, और इसमें यह कहा गया है कि जितने भी अभ्यर्थी है स्टूडेंट्स तो सबको सूचित किया जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल का ये पोस्ट में एग्जाम होने वाला, इसका जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है वो वेबसाइट में प्रसारित कर दिया गया है। आप वेबसाइट में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, और ये रहा आप लोग का क्या, पूरा का पूरा सिलेबस। आप देख सकते हो इसके बाद सिलेबस यहाँ पे है ये वाला, यहाँ जैसे क्लिक करता आपको ऑफिशियल सिलेबस देखने को मिल जाता है, और ये रहा ऑफिशियल सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसके अलावा और मैं बता देता हूँ एडमिट कार्ड अभी कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, लास्ट अपडेट जो है वो 21 का ही अपडेट हुआ है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हो इसके बाद यहाँ पे लिंक वगैरह है लेटर का, एडमिट कार्ड का, क्वेश्चन पेपर कुछ नहीं दिया गया, आंसर की, रिजल्ट और एग्जाम कब होगा इसके बारे में मेंशन करा गया है। इसके लिए भी एक लेटर जारी करा गया था, वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये देख सकते हो रिलीज डेट, ये 8/7/2024 को एग्जाम जो वाइस प्रिंसिपल का, इसका आप देख सकते हो एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिया गया कि कब होगा, 30/7/2025 को। समझ गए, यानी 2025 में आपको यहां पे एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मैं अभी यहां पे दिसंबर का स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूं, तो आपके पास पूरा का पूरा यहां पे दिसंबर है, और उसके बाद आप देख सकते हो सातवां महीना का 30 तारीख को, यानी पूरा 7 महीना उधर, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो आपको लगभग 8 महीना मिल रहा है, और 8 मंथ इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए काफी अच्छा है। और याद रखना यहां पे आप कोई नया बच्चा तो फॉर्म फिलअप करने वाला है नहीं, जो फिल कर दिया सो कर दिया, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन उतना नहीं पड़ा है, आप फाइट कर सकते हो, और अच्छा से अगर आपने कर दिया तो आप आराम से इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े वैकेंसी होता है ना, जैसे रेलवे का आता है, जेई वगैरह का, ए वगैरह का, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहता है वहां पे भीड़ भी लाखों में रहता है, करोड़ों में चल जाता है, और कंपटीशन एक एक बच्चा में 200 250 500 का चल जाता है। और इस तरह का वैकेंसी में ना एक तो एक्सपीरियंस मांगा गया, तो ऑलरेडी बहुत सारा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना। अधिकतर यहाँ पे जॉब वाले ही कैंडिडेट्स आएंगे, क्योंकि जितना भी हम लोग प्रिंसिपल का आज तक बेच लिए हैं सब का सब बेच में जॉब वाले ही कैंडिडेट्स आते हैं, तो उनके लिए टाइम भी बहुत कम आता है, उनको जॉब भी करना है, क्लासेस भी देखना है, तो टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते हैं। तो यहां पे जो अच्छा से कर लेगा ना, पढ़ लेगा ना, वो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। बस आपको डेडिकेटेड बैच में चाहिए, और हम लोग लगभग 2.5 साल से कई सारा मैंने आपको दिखाया, एमपी में 3-3 4-4 बैच हम लोग आईटीआई प्रिंसिपल के लिए, हरियाणा में लिए, बिहार में लिए, समझ गए मेरी बात की नहीं। तो इस तरह से राजस्थान में अभी हम लोग करवा रहे हैं, तो लगभग 4-5 स्टेट में हम लोग आईटीआई प्रिंसिपल हो गया, इस तरह का हम लोग कंप्लीट बैच को निकाल चुके हैं, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ करवा चुके हैं। तो बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं मैकेनिकल का लूंगा तो आप बिल्कुल उस चीज का टेंशन ना लेना। तो जैसे इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो रहेंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करिएगा, आगे अपडेट बताया जाएगा, अगर आप लोग चाहते हो तो जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ये प्रेस नोट भी जारी करा गया था, जिसके सबसे लास्ट में देख सकते हो यहाँ पे आपका है ना, ये आपका रहा प्रिंसिपल वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे कौशल नियोजन के द्वारा यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम डेट है यहाँ पे 30/7, जो मैं आपको पहले बोल दिया। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। अगर आप सिलेबस देखते हो, पहली बात तो ये जान लो कि जैसे अगर मैं बात करता हूं एमपी में जो आया था प्रिंसिपल, वहां पे जनरल इंजीनियरिंग था। इसका क्या मतलब हुआ, जनरल इंजीनियरिंग मतलब कि अगर मैं मैकेनिकल से हो तो मुझे सिविल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है। अगर कोई बच्चा सिविल का तो उसको सिविल के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना, आईटी भी पढ़ना रहता है। और अगर मैं बात करता हूं बीपीएससी आईटी प्रिंसिपल, वहां पे भी जनरल इंजीनियरिंग ही था। ध्यान समझना मैं क्या बात कर रहा हूं, जो बिहार में आया था या हरियाणा में आया था फिर एमपी में आया था, हर जगह पे जनरल इंजीनियरिंग मतलब कि एक ब्रांच वाले कैंडिडेट्स को अदर ब्रांच का भी पढ़ना है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा खेल कर दिया है। ये खेल क्या है कि अगर आप मैकेनिकल से हो सो आपको यहां पे केवल मैकेनिकल का ही पढ़ना है, मैकेनिकल से ही 150 नंबर पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन के साथ साथ एक नंबर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेगेटिव भी रहने वाला है। तो यहां से एक इजी भी आ जाता, टफ भी आ जाता। इजी क्यों, क्योंकि आपको अदर ब्रांच पढ़ना नहीं है, तो ज्यादा आपका दिमाग माथा पिच्ची नहीं करना कि भाई अदर ब्रांच का भी समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत फिर लेंदी भी हो जाता है।
लेकिन हार्ड भी इसलिए थोड़ा हो जाएगा क्योंकि अगर आपका ब्रांच का केवल पूछा जाएगा और टाइम ज्यादा मिल रहा, क्योंकि वो दोनों का तीनों चारों पांचों जो एग्जाम हम लोग करवाए थे अलग अलग स्टेट में, उस समय टाइम ज्यादा 4 मंथ का मिला था, यहां आपको 8 मंथ का मिला, और एक आपका स्पेसिफिक ब्रांच का पूछा जा रहा। तो जब ऐसा होता तो थोड़ा पेपर ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि केवल आपको आपका कोर ब्रांच से पूछा जा रहा है। आप जब फॉर्म फिलअप किए थे और आप मैकेनिकल चूज किए थे या सिविल या इलेक्ट्रिकल जो भी आपने चूज किया, जैसे अगर मैं मैकेनिकल बात करता हूं, अगर आप मैकेनिकल चूज किए हैं तो आपको उसी से ही केवल क्वेश्चन देखने को पूरा का पूरा मिलेगा, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वो थोड़ा बहुत आपके कल्चर का पूछा जाएगा, है ना, राजस्थान का, नहीं तो अधिकतर टेक्निकल का ही पूछने देखने को मिलेगा। इट मींस आपको लेवल बहुत अच्छा से, यानी कि ज्यादा डिटेल में ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा डीप चल जाएगा गेट लेवल का, नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपको थोड़ा सा ढंग से पूछना, थोड़ा डेप्थ से वाइज पूछा जाएगा, ये ध्यान देना। जैसे अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1, अगर मैं यूनिट का बात करता हूं कितना यूनिट में, देखो एक यूनिट आपका हो गया इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर का, ये एक ही पार्ट में आ जाता है। सेकंड यूनिट आ जाता है फ्लूइड वाला पार्ट, थर्ड वाला आ जाता है टॉम वाला पार्ट एंड वाइब्रेशन वाला पार्ट, फोर्थ आ जाता है आईसी इंजन वाला आरएसी वाला, फिफ्थ वाला आ जाता है ऑटोमोबाइल एंड पावर प्लांट वाला, फिफ्थ सिक्स आ जाता है आपका जो आपका रहता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मशीनरी एंड मटेरियल साइंस का, सिक्स आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का या प्रोडक्शन बोल सकते हो, एट्थ आ जाता है इंडस्ट्रियल का, नाइन्थ आ जाता है डिजाइन का ऑपरेशन रिसर्च का। तो ये कुल मिला के 9 यूनिट है, और यूनिट अच्छा खासा दिया, मतलब कि अगर आप सिलेबस में बात करता हूं तो जो जेई का रहता है, ए का सिलेबस रहता है, उससे भी अच्छा आपको दिया गया है, और टाइम भी ठीक ठाक है, आराम से पढ़ सकते हो। अगर एक मंथ का करके भी हम लोग एक सब्जेक्ट को देते हैं ना तो हम लोग आराम से कर लेंगे। जैसे कि आ जाते हैं हम लोग, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, तो जो थर्मल इंजीनियरिंग होता है ना, थर्मल इंजीनियरिंग में 4 सब्जेक्ट आता है, आपको सबको पता होगा। एक तो बेसिक होता है थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया तो इसी से कनेक्टेड होता है एचटी हीट ट्रांसफर, इसी से कनेक्टेड होता है आपका आरएसी, इसी से कनेक्टेड होता है आईसी इंजन, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में ही हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, और उसी कार्नोट साइकिल से ही डेवलप कर करके हम लोग जितनी पावर प्लांट हो गया, आईसी इंजन हो गया, पेट्रोल डीजल के लिए ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, वो सब पढ़ते इसी से ही, समझ गए। और एचटी भी इसी से कनेक्टेड है, यानी बेस जो होता है ना, बेस वो होता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने ये कर लिया तो एचटी भी कंप्लीट हो गया, यानी 2 सब्जेक्ट। इसके अलावे आपका जो ये है इंटरनल कंबशन इंजन और आरएसी, ये भी, और पावर प्लांट, यानी कि एक सब्जेक्ट से आप 1 2 3 और यहां 2 5 सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे। तो सबसे आपको ध्यान किसको देना है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को, और इसको बहुत ही डिटेल वाइज में पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्यार तरीके से एनिमेशन के साथ में पढ़ाता हूं, बाय द वे एनिमेशन वीडियोस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आप कनेक्ट कर सको, और इतना क्लिप्स रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी जो है वो जॉब करने वाले हैं, कोई भाई ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं कॉलेज में प्रोफेसर होंगे, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, या टीचर होंगे, या किसी और सेक्टर में आप जॉब कर रहे होंगे, तो आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है, तो उस बेसिस पे आपको इतना प्रिसाइज और अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। और ये भी मान के मैं चलता हूं, ये सब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, हम लोग गेट निकाले हैं, ईएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, एमटेक किए हैं, लेकिन सर 6-7 साल से हम लोग ना जॉब कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा रिकॉल करवाएगा, तो जीरो से स्टार्ट करिएगा, उसके बाद एडवांस तक जाइएगा, ताकि हम लोग का रिकॉल हो जाए। तो मैं बेसिक से चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है हर जब भी मैं आईटी प्रिंसिपल का लेता हूं सबका यही मानना रहता है कि सर पढ़ तो लिए हैं लेकिन काफी टाइम हो गया, भले हम लोग भाई बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं सर, गेट, ईएससी, एमटेक, पीएचडी कर चुके हैं, क्योंकि जितने भी अधिकतर आते हैं आईटी प्रिंसिपल में सब एमटेक पीएचडी करके ही आते हैं, अधिकतर कैंडिडेट बी तक तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, है ना, एक्सपीरियंस वाले भी रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये होता है कि जॉब करने की वजह से एक जो कनेक्टिविटी होता है पढ़ाई से वो छूट जाता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक आप लोग को जाऊंगा, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ और धीरे धीरे आपको पता, और प्रिसाइज भी बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं जाना है, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे कि डेली आप फ्रेशर तो हो नहीं कि जस्ट मैंने सर बीटेक किया है और अभी गेट का प्रिपरेशन करो, टाइम बहुत है मेरे पास, 6-7 घंटा पढ़ लेंगे। आपको ज्यादा ज्यादा एक दिन में 2 ही घंटा दे सकते हो, 3 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा ही ज्यादा दे सकते हो, तो उसी टाइम में वो भी नाइट में। इसलिए क्लासेस जो आप लोग का चलता है ना, जितना भी बैच हम लोग का आता है, अधिकतर बैच रहता है 6 या 7 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, ताकि आप लोग को टाइम मिल पाए। तो हम लोग को चूंकि एक्सपीरियंस है ना, तो पता रहता है कि इस तरह के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना, किस टाइम पे देना है, और क्या कंटेंट देना, कैसे क्वालिफाई करना, हर एक चीज हम लोग को इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हम लोग की टीम है, क्योंकि कोई भी करवा देगा, लेकिन वो एजे का डाल देगा, इतना 500 घंटा का वीडियो डाल देगा, आपको देखते देते 1 साल लग जाएगा, फिर सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, जैसे तैसे एग्जाम दोगे, फिर आपका टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और मेन तो टाइम इंपॉर्टेंट है। आप इतना सारा सेक्रीफाइस करके, कि कई सारे कैंडिडेट्स में आता है कि सर हम लोग हाउस वाइफ हैं, कोई बोलते हैं सर मुझे जॉब भी करना रहता है, घर भी देखना पड़ता है, और कई सारा काम भी करना पड़ता है, तब भी देखते हैं, तो मुझे पता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, देखो क्या क्या दिया गया, एकदम जीरो से स्टार्ट किया गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेस, सबको पता बिल्कुल सिस्टम क्या होता है, वहां से स्टार्ट किया गया है ना। फिर जीरोथ लॉ का बात करा गया, फिर प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टेंस का बात करा गया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करा गया, इसके अलावा
ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, तो सिस्टम का बात करा गया। फिर सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन यानी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें, है ना। इसी में हम लोग बात कर लेंगे आपका, जैसे यहां दिया भी गया है कार्नोट, देखो ऑटो डीजल डुअल, तो ये घुमा फिरा के देखो ये जो पार्ट है ये आपका आईसी इंजन भी आ जाएगा। आईसी इंजन में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो के बारे में, डीजल के बारे में, डुअल के बारे में, यहां भी दिया गया है, तो समझ लो आपस में कनेक्टेड रहता है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, अब देखो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम का, तो आपको पता है ये सर हम लोग तो पावर प्लांट में पढ़ेंगे, रैंकाइन साइकिल पावर प्लांट में पढ़ेंगे, मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल, रीहीटिंग, रीजनरेटिव, ये तो पावर प्लांट में भी पढ़ लेंगे, कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे कंडक्शन, वन डायमेंशनल स्टडी ऑफ हीट कंडक्शन, ये देख सकते हो एसटी का बात करा गया, क्योंकि एसटी यहाँ पे दिया गया है हीट ट्रांसफर का, है ना। यहाँ पे देख सकते हो हीट कंडक्शन थ्रू दी कंपोजिट वॉल, यानी अभी बात कर रहा कंडक्शन का, तीन होता है ना हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो वो बात कर रहा। क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हो गया, ये पूरा का पूरा कंडक्शन चल रहा है, हीट ट्रांसफर थ्रू दी फिन आ जाता, फिन का एफिशिएंसी हो गया, इफेक्टिवनेस आ गया। फिर कन्वेक्शन स्टार्ट हो गया, यहां कंडक्शन था देख सकते हो, ये जो स्टार्ट हुआ था, है ना, ये देख सकते हो यहां से कंडक्शन स्टार्ट होता है। यानी थर्मो में देखोगे तो थर्मो देखो आपको लग रहा बहुत ही छोटा है ना, कि सर यहां स्टार्ट हुआ सिस्टम प्रोसेस के बारे में बोला, जीरोथ लॉ का बात किया गया, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस का बात किया गया, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस बिल्कुल लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बाद, एंट्रोपी के बाद, है ना। यहां देखो एंट्रोपी के बारे में कुछ मेंशन, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तभी कनेक्ट कर पाओगे। फिर फर्स्ट लॉ का बात करा गया है एंड फिर सेकंड लॉ का बात करा गया, सेकंड लॉ का बात कर दिया, यानी कि कार्नोट, रैंकाइन, आई मीन कार्नोट आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को एंट्रोपी भी पढ़ना है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट, पंप, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो ऑटो डीजल डुअल, तो ये बेसिकली आईसी इंजन का पार्ट ही आप लोग को देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ, फिर स्टीम का भी कुछ डाल दिया है, इससे कनेक्टेड है थ्योरी, इसलिए यहाँ डाल दिया है। फिर यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ देखो कन्वेक्शन, जिसमें फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, डायमेंशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। जितने भी अलग अलग यूनिट हो जाता है जो जिसका डायमेंशन पाया ही नहीं जाता है ना, तो उससे रिलेटेड आपको दिया गया हीट ट्रांसफर, करेक्शन के बारे में। फिर यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करेगा, थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में बात करा गया है। देखो थर्मल बाउंड्री लेयर ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है थर्मल इंजीनियरिंग से, और यहाँ पे डाल दिया हीट एचटी में, तो ये आपको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे रेडिएशन से, यहाँ से रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका प्लैंक्स के बारे में बात करा गया है। फिर यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात कर गया है ना, डिफ्यूज रेडिएशन के बारे में। सो इस तरह से आप देख सकते हो इंटेंसिटी, हीट बिटवीन दी ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे ग्रे बॉडी के बारे में आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के बारे में समझना है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन देखना, डिफरेंट रेमेडीज ऑफ बॉइलिंग हीट ट्रांसफर, है ना। फिर यहाँ पे कुछ रेमेडीज के बारे में देखना है, यहाँ पे फिल्म वाइज, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है, हीट एक्सचेंजर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हो गया, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको देखना है। एलएमटीडी, है ना, एनटीयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये करेक्शन फैक्टर आपको देखना है, फॉलिंग फैक्टर आपको देखना है, ये सब देखना। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या आ जाता है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर क्या आता है, ये कुछ आपका दिया गया किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर। यानी कि देख के मुझे लग रहा कि अच्छा खासा दिया गया है। ये आरआरबी जेएसएससी जैसे अगर आप कंपेयर करते हो ए लेवल के भी, तो थोड़ा ढंग का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो देखो, एक तो कहा गया कि भाई बेसिक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फिर फोर्स, चलो ठीक है, इट्स ओके, ये का बेसिक दिया गया है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, सिस्टम हम लोग का ऑफ ना हो जाए, अभी आप लोग का क्लास में लेके ही आ रहा हूं, चलिए। सो फिर बॉइंट फोर्स का बात करा गया, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में बात करा गया, ठीक है। फिर काइनेटिक्स के बारे में, डायनामिक्स के बारे में, है ना, ओके। यहाँ पे आपका डायमेंशनल एनालिसिस, विस्कस फ्लो के बारे में, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर आ गया, फ्लो थ्रू पाइप्स आ गया, इंपैक्ट ऑफ जेट। अब देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ, देखो टर्बो मशीन, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में जा रहा है, क्लासिफिकेशन, रिएक्शन, इंपल्स टरबाइन, ये सब आपको डाल दिया। यानी कि समझ रहे हो, ये फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोक्स वाला पार्ट भी आ जाता है, हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट भी आ जाता है, इसलिए देखो रिएक्शन, इंपल्स, है ना, और मिक्स फ्लो टरबाइन, ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक वाला पार्ट चल रहा है। स्पेसिफिक स्पीड आ गया, उसका एफिशिएंसी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया, है ना, ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, केविटेशन, वाटर हैमर, ये सब का सब हाइड्रोलिक वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप आ जाता है, एयर वेसल आ गया, है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, हाइड्रोलिक एमिटेटर आ गया, प्रेस आ गया, लिफ्ट, रैम, ये सब आ गया। यानी कि ठीक ठाक, यानी पूरा हर एक सिलेबस का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स है, चैप्टर सब मेंशन करेगा। टॉम का अगर बात करता हूं तो स्टार्ट बेसिक से क्या होगा, जैसे लिंक्स हो गया, पेयर हो गया, काइनेटिक चेन आ गया, फिर मैकेनिज्म हो गया, उसका मशीन हो गया, जितने भी इन्वर्जन हो जाता है उसके बारे में, फिर एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस सेंटर के बारे में, एक्सप्लोरेशन एनालिसिस के बारे में, केम आपका प्रोफाइल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ के फ्लावर के बारे में पूछा गया है, केम्स विथ डिफरेंट स्पेसिफिक काउंटर्स के बारे में, फंडामेंटल लॉ पूछा गया गियरिंग के बारे में,
टाइप्स ऑफ गियर्स आ गया, गियर ट्रेन आ गया, बेल्ट आ गया, रोप आ गया, चेन ड्राइव्स आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी एंड इट्स इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टैटिक एंड डायनेमिक फोर्स एनालिसिस के बारे में, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड स्पीड के बारे में, फ्लाई व्हील हो गया, गवर्नर्स हो गया, बैलेंसिंग एंड रोटेटिंग मार्च, पावर स्क्रू हो गया, ब्रेक्स एंड क्लच हो गया, जायरोस्कोप हो गया, इसका कपल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फोर्स फ्री वाइब्रेशन के बारे में पूछा गया, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेचुरल फ्रीक्वेशन फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, डैम्पिंग हो गया, फोर्स वाइब्रेशन हो गया, हार्मोनिक आपका हो गया, मैकेनिक। देख रहे हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि छोटा छोटा पॉइंट जितने भी है सबको मेंशन किया। क्रिटिकल स्पीड हो गया, वाइब्रेशन आइसोलेशन हो गया, व्हीलिंग इफेक्ट शाफ्ट का हो गया, इसके अलावा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम वगैरह हो गया। आगे बढ़ जाता है, अगर इंटरनल कंबशन में देख लेता हूं, सो यहां पे बात करेगा आइडियल एक्चुअल साइकिल। देखो जैसे स्टार्ट नॉर्मली क्या करता है, डायरेक्ट आईसी इंजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये आइडियल और एक्चुअल साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपको आईसी इंजन में भी मैं आपको बताऊंगा आइडियल साइकिल में आपको पढ़ना पड़ता है, फिर वो रिलेट करता है रियल साइकिल के साथ यानी एक्चुअल साइकिल, और उसके बाद फिर वो मेरा एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ते हैं, देन धीरे धीरे बढ़ते हुए जाता है, और फिर हम लोग आते हैं एसआई और सीआई यानी कि स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, जिसको ऑटो एंड डीजल कहते हैं, उसके बारे में। फिर कार्बोरेटर, जैसे कार्बोरेटर का यूज करते हैं एसआई में, फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं आपके डीजल में, सीआई में, उन सब के बारे में आपको पढ़ना। फिर फ्यूल इंजेक्शन कैसे होता है सिस्टम में, लुब्रिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, कूलिंग का, सुपर चार्जिंग का, स्क्वेंजिंग का, इंजन परफॉर्मेंस का, टेस्टिंग। और ये तो मैं बात कर अभी जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर चल रहा है ना, इसमें भी ये सेम सिलेबस दिया गया है ना, सेम सिलेबस में पढ़ाना आप लोग को ऑटोमोबाइल वाले में, है ना। तो ये आईसी इंजन का ही पार्ट है। फिर यहां से स्टार्ट जाता है मेरा किसका, आरएसी वाला पार्ट का, जैसे आ जाता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर हीट आपका पंप, सीओपी उसका, वेपर कंप्रेशन, यानी कि एक तो आपका आ जाता है भाई वीसीआरएस, आपको पता ही है ना, वीसीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, देखो उसके बाद डायरेक्ट आ जाता है वीसीआरएस के बाद सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिफरेंट डिफरेंट उसका एप्लीकेशन आ जाता है। हाँ वहीं मैं बोल रहा हूँ कि वीआरएस दिया गया कि, तो यहाँ पे वीआरएस भी दिया गया है, तो वीआरएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में आपको पढ़ना, उसका रिलेशन चार्ट हो गया, यूज हो गया, इवोपरेटिंग, कूलिंग, एयर वाशर, है ना, हैमर इफेक्ट वगैरह, और फैक्टर इफेक्टिंग कम, ये सब आपको देखना है। अब आ जाता है ऑटोमोबाइल में, देख लेता हूँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड पावर प्लांट में क्या क्या पढ़ना है। ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में, टायर्स हो गया, स्प्रिंग हो गया, शॉक एब्जॉर्बर हो गया, ब्रेक्स हो गया, उसका क्वेश्चन हो गया, इग्निशन सिस्टम हो गया, ऑटो आपका जो भी पॉल्यूशन होता है ऑटोमेटिक आपका ऑटोमोबाइल का, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे वो चीज़। स्टीम अगर मैं बात करता हूँ पावर प्लांट में, तो लेआउट साइट के बारे में, सिलेक्शन कैसे करते हैं, फ्यूल स्टोरेज कहाँ करते हैं, हैंडलिंग कैसे करते हैं, कूलिंग टावर के बारे में, डीजल एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट्स के बारे में, जनरल लेआउट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, फील्ड एंड यूज कंपैरिजन के बारे में आपको पढ़ना है स्टीम पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपको देखना है, न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, फ्यूल्स के बारे में, कूलेंट के बारे में, उसका मॉडरेटर क्या आ जाता है ना, इसके अलावा क्लैडिंग क्या करेंगे, डिस्पोजल कैसे किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, उसका लोकेशन के बारे में, कंपेरिजन आपको करना थर्मल पावर प्लांट का एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट का, है ना, उसका सेफ्टी कंट्रोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का अगर इकोनॉमी जानना है, परफॉर्मेंस हो गया, ऑपरेटिंग कंडीशन हो गया, है ना, कंबाइंड साइकिल प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है, को जनरेशन एंड ट्राई जनरेशन, पीक लोड, बेस लोड, पावर प्लांट के बारे, ये सब आपको देखना है, यानी कि बहुत अच्छा लेवल का आपको दिया गया। दैट्स वाई अगर आप चाहते हो तो इसके बारे में जरूर हम लोग कंप्लीट बैच लाएंगे, अभी भी हम लोग के पास बहुत अच्छा टाइम है ना। अगर आप पीवाईक्यू वगैरह चाहते हो, उसके लिए कोई बैच लाना चाहते हो कि सर केवल हम लोग को पीवाईक्यू बता दें, वो भी बता दूंगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में अगर बात करता हूं, मशीन डिजाइन मटेरियल साइंस का, तो यहाँ देखो कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको वही डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना। फिर यहाँ पे आपको देखना मेंबर्स इन यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। फिर यहाँ पे ट्रांसमोशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है। मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सी सिमेट्रिकल, टॉर्सनल, फ्लेक्सेटर लोड के बारे में पढ़ना, डिफ्लेक्शन पढ़ना है, यहाँ पे कंबाइंड लोड्स के बारे में पढ़ना, इलास्टिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, इंसिडेंट्रिक लोड के बारे में पढ़ना है, डिजाइन फॉर आपका स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। इसके अलावा कई सारा यहाँ पे दिया गया है डिजाइन के बारे में, जैसे कि आपका हो गया स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, वेट, कॉस्ट, सेप्टर इफेक्टिव हो गया, स्पेस हो गया, डिजाइन ऑफ शाफ्ट हो गया, कपलिंग, स्प्रिंग, ब्लेच, आपका क्लच, ब्रेक, गियर। इसके अलावा गियर, थिक एंड थिक सिलेंडर भी पढ़ना है यहाँ पे आपको देखो, जो कि अधिकतर एग्जाम में नहीं ये दिया जाता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्चर इन डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, कब कब मेरा फ्रैक्चर होता है डक्टाइल में, ब्रिटल मटेरियल में।
क्रीप का बिहेवियर, जैसे डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल टूटता है तो अलग अलग स्टेज में टूटता है, तो वो क्रीप बिहेवियर आपको जानना है मेटल का। फिर यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो इंजीनियरिंग मटेरियल का स्टार्ट आ जाता है, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, स्पेस लेटिस हो गया, मिलर इंडिसेस हो गया, इम्परफेक्शन हो गया क्रिस्टल्स का, मैकेनिज्म जानना आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, है ना। फिर यहाँ पे आपका जो हार्डनिंग होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्रीप का कॉन्सेप्ट हो गया, फटीग का, फ्रैक्चर का, फेज डायग्राम को पढ़ना है, हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है स्टील का, है ना। प्लेन कार्बन स्टील यानी यहाँ पे आपको मटेरियल के बारे में जानना है, एलॉय का, प्लेन कार्बन स्टील का, उसका इफेक्ट एलिमेंट, जैसे स्टील में कई कई एलिमेंट को अगर मिलाते हो, जैसे कोबाल मिलाते हो, इसका कार्बन मिलाते हो, इसके अलावा कोई और भी अदर एलॉय एलिमेंट मिलाते हो तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी इनहांस होता है उसके बारे में, कंपोजिशन आपको जानना, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल का, वो सब जानना है। अगर बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले प्रेस वर्किंग ऑफ सीट मेटल, सीट मेटल दिया गया है जो अधिकतर आईटीआई में देखा जाता है सीट मेटल, जैसे यहाँ पे प्रेस एंड ऑपरेशन, डाई मटेरियल, डाई जहां से आपको जिसके थ्रू मटेरियल को काटा जाता है सीट मेटल को, उसके बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, डिटेल आपको जानना है। मशीन टूल्स एंड ऑपरेशन, कटिंग टूल कौन कौन सा कटिंग टूल के थ्रू आप सीट मेटल को कट करते हो उन सब के बारे में, सिंगल पॉइंट रहे, डबल पॉइंट रहे, उसका कटिंग स्पीड जानना है, फिर डेप्थ ऑफ कट जानना है। मेटल कटिंग में यहाँ कहा गया ऑर्थोगोनल एंड ओब्लिक कटिंग, ओब्लिक कटिंग नहीं दिया है यहाँ पे, अच्छा ओनली ऑर्थोगोनल कटिंग कहा है, तो ऑर्थोगोनल कटिंग जानना है, वेलोसिटी रिलेशन सब जानना है, फोर्स पावर, टूल लाइफ, इकोनॉमी ऑफ मशीन, है ना। फिर यहाँ पे देखो लेथ का स्टार्ट हो जाता है, कैप्सन एंड टरेट लेथ, है ना। इसका लिए बोरिंग, अच्छा केवल एक ही लेथ के बारे में, से टाइप्स ऑफ लेथ होता है लेकिन ओनली ये लेथ के बारे में आपको जानना, कैप्सन एंड टरेट लेथ। फिर बोरिंग के बारे में भी जानना, बोचिंग जानना आपको है, इंडेक्सिंग हेड के बारे में, मिलिंग ऑपरेशन जानना, ग्राइंडिंग भी जानना है, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जानना है। फिर कटिंग फ्लूइड, कटिंग में यूज किया जाना सारे फ्लूइड। फिर यहाँ पे एनसी और सीएनसी मशीन, बताओ ये भी आपको जानना है ना, सीएनसी मशीन। फिर आपको एफएनएस भी जानना है। फिर यहाँ पे देखो कास्टिंग वाला पार्ट आ जाता है, फोन्ड्री टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ वेल्डिंग भी थोड़ा बहुत जानना है, कास्टिंग भी जानना है, मेट्रोलॉजी भी जानना है। यहाँ पे देखो डायमेंशन, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड, यानी कि सिलेबस जो है वो काफी बढ़िया दिया गया, बहुत डिटेल में आपको दिया गया। फिर इंडस्ट्रियल यहां से स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, वेज हो गया, इंसेंटिव हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, लेबर रिलेशन हो गया, है ना, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, बजट कैसे कंट्रोल करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे आपको करना है, लोकेशन, लेआउट, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रूटिंग, ये सब कुछ आरआरबी जेई का सिलेबस, ये थोड़ा बहुत कुछ जो है मेंशन दिया गया, लेकिन इससे थोड़ा और भी दिया गया डिटेल में, है ना। फिर यहाँ पे प्लानिंग हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग हो गया, है ना, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, वर्क स्टेशन मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, वर्क मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जॉब एंड वर्क एंड जॉब डिजाइन, जॉब एवोल्यूशन, मेरिट हो गया, सीपीएम पट, यानी सीपीएम पट भी आपको देखना पड़ेगा, जीआईटी सप्लाई चेन जानना है आपको, ग्रुप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर अलाइड प्रोसेस प्लानिंग। अब प्रोडक्ट डिजाइन में यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न डिजाइन, ह्यूमन फैक्टर इन डिजाइन एंड अप्लाइड एर्गोनॉमिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन मेथड, है ना, लीगल इश्यूज इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डिजाइन रिसोर्सेस, जनरल मेथोडोलॉजी आपको जानना, ऑपरेशन रिसर्च का, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन मेथड जानना है, सिंप्लेक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इसके बारे में डुअल लीनियर आपको जानना, सेंसिटिविटी ये जानना, असेसमेंट मॉडल जानना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, थ्योरी ऑफ गेम, क्यूइन थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, सैम्पलिंग मेथड। यानी कुल मिला के मैं अगर देखता हूं तो लगभग मैकेनिकल के जितने भी है सब का सब, क्योंकि देखो थर्मल का अगर बात करता हूं तो थर्मोनिक्स दिया है, हीट ट्रांसफर भी दे दिया, आईसी इंजन भी दे दिया, आरएसी भी दिया है और आपका पावर प्लांट दिया है। अगर डिजाइन वाले पार्ट करता हूं तो डिजाइन में टॉम भी दिया है, वाइब्रेशन भी दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अगर डिजाइन वाले पार्ट में और कौन कौन सा दिया गया, यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी सोम भी दिया, मशीन डिजाइन भी दे दिया है। अगर इंडस्ट्रियल में अगर मैन्युफैक्चरिंग में बात करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग तो दिया गया, मटेरियल साइंस भी आपको दे दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा कौन था, दैट इज कॉल योर मटेरियल साइंस भी आपको दे दिया गया है ना। खाली यहाँ पे कास्टिंग वेल्डिंग नहीं नजर आ, फिर भी थोड़ा बहुत मेंशन था। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आपको डाल दिया गया, जो कि अधिकतर नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा मटेरियल साइंस भी दे दिया है यहाँ पे, यानी इंडस्ट्रियल भी दे दिया गया है ना, और यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च वाला, प्रोडक्ट डिजाइन वाला भी दे दिया है। यानी कुल मिलाकर सिलेबस बहुत बढ़िया है। सो ये सिलेबस को जब तक मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सब जो मैं तो बता ही दिया कि जिस तरह हम लोग लिए हैं, अगर आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए, है ना, सो आप लोग को जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करिएगा, है ना। लिंक में आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक। तो आपको अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है।
और वहाँ पे मैं आगे चलकर आप लोग को बहुत सारा और भी चीज़ इससे ऊपर वीडियो में बनाऊंगा, और आप लोग जैसा रिस्पॉन्स देते हो वैसे इसमें करा जाएगा, है ना। PYQ सेशन भी स्टार्ट करेंगे और काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके बारे में एग्जाम भी हुआ है, 2018 में हुआ है ना, जो मैं देखा था, मैं फिर से वेरीफाई कर लूँगा। पेपर भी आप लोग को अगर मिलेगा तो पेपर भी आपको कराऊंगा, किस लेवल का पेपर होता है वो भी आप देख लोगे, है ना। आपका प्रिपरेशन है तो किस तरह का आप कर सकते हो और क्या क्या कंटेंट मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हो तो द सिविल पॉइंट हो गया, कॉन्सेप्ट डिकोडर हो गया, आप प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, अलग अलग यूट्यूब चैनल है तो आप जाके देख सकते हो कि हम लोग किस तरह पढ़ाए। जैसे ये सब चीज़ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर सिविल पॉइंट में जाकर देख सकते हो, तो अभी चल रहा, कंटिन्यू चल रहा। SPSC ये भी सिविल पॉइंट में ही चला, SPSC ITA प्रिंसिपल हो गया, है ना। ये देखो 4 मंथ पहले हम लोग कंप्लीट किए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ MPSC, तो देख सकते हो ये आपका 1 ईयर पहले का है, 1 ईयर आपको पहले का देखने को मिलेगा। ये भी प्रिंसिपल का वैकेंसी था, ये भी 10 सिविल पॉइंट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे BPSC ITA प्रिंसिपल का, ये आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर करके होगा यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी करवाए हम लोग, कंप्लीट हो गया, उसका एग्जाम हो गया, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ जैसे अनपढ़ अगर यूट्यूब चैनल में जाकर, अभी आपका RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर का ही प्रिपरेशन चल रहा है, साथ ही साथ 10 सिविल पॉइंट में भी RPSC ग्रुप इंस्ट्रक्टर चल ही रहा है ना। RPSC का ये पार्ट है ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाला। तो आप जैसा होगा बताना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी अगर वो डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे डाउट को लेकर। और आप प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो, मैकेनिकल से हो, सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। वीडियो कुछ भी आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर जो भी आप पूछते हो डाउट वगैरह कमेंट के थ्रू, उसका भी आंसर वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।